गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग मानसी और प्रियंका। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये हिस्टोरिक डिसीजन इसलिए है क्योंकि रिलायंस का आप सीएफओ का मतलब है कि बेसिकली कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी की कैश फ्लो मैनेज करना। और मेरे ख्याल से देखिए जो प्रोग्रेशन हुआ है, जिस प्रकार से सक्सेशन प्लानिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे पुराने दिनों में जो कैश फ्लो मैनेजमेंट रिलायंस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता है, वो आगे भी रहेगा मेरे ख्याल से। आगे आने वाले दिनों में कैपिटल एलोकेशन और प्रोडक्टिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो रहेगी, उसका फोकस सारे लोग रिलायंस में देखेंगे। और काफ़ी हद तक जो वैल्यू अनलॉकिंग की बातें हो रही है, जैसे रिलायंस का रिटेल कारोबार है, टेलीकॉम का बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 सालों में डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग इन दोनों बिजनेसेस से आएगी। प्लस ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, वहाँ पे तो थिंग्स आर गेटिंग स्लाइटली बेटर, क्रूड थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट डेफिनेटली उम्मीद रखेगा कि नया सीएफओ आने के बाद होपफुली ये जो वैल्यू अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है, होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रमोटर्स, ये डेफिनेटली जल्द ही जल्द हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी लिस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्ले होने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं अजय, बट नॉर्मली आपको भी पता होगा कि रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो काफी स्लोली मार्केट में चलता है, और एक बार चलेगा तो उसके बाद इसमें कोई रुकावट नहीं आती। तो आई थिंक अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। जिनको लंबा अवधि के लिए शेयर खरीदना है, मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा मौका है 2200 रुपए का। मेरे ख्याल से अगर साल 1.5 साल की बात करें तो 2800-3000 रुपए भी जाने की पोटेंशियल रखता है। तो आई थिंक इट इज अ गुड पोर्टफोलियो पिक, बट यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बैंक्स के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज 23 विल बी डेफिनेटली बी मच स्ट्रॉन्गर देन लास्ट ईयर। सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट कैपेक्स बहुत समय के बाद शुरू हो चुका है। हर बैंक को हम देखेंगे तो पहले रिटेल बुक पे फोकस था, लेकिन अभी कॉर्पोरेट कैपेक्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली मार्च क्वार्टर, जो नॉर्मली ट्रेडिशनली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, बट FY24 के लिए भी मुझे लग रहा है कि रन रेट जो है बैंक्स का काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो गई है, लोन बुक ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से महंगे हो, क्योंकि अभी डिपॉजिट के लिए हर बैंक्स कोशिश कर रहा है कि जितना सस्ते डिपॉजिट्स उसको मिले। बट जो हाई कासा वाले बैंक्स है, जैसे कि SBI है, ICICI है, एक्सिस है, मुझे लग रहा है कि इन बैंकों के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी। इनका डिपॉजिट बेस और फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ऐसे बड़े बैंक्स पे पहले पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने प्लान किया है, कहीं ना कहीं इन बैंक्स को इसका फायदा होगा, क्योंकि जहां जहां इन्वेस्टमेंट आएगी वहां पे बैंक फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और ऑब्वियसली 15-16% अगर क्रेडिट ग्रोथ अगले 3 या 6 महीने के लिए चलता है, तो ये बात का इंडिकेटर है कि इकोनॉमी में फंडिंग और जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, वो भी अभी काफी अच्छी तरह से हो रही है। तो आई वुड प्रेफर टू बेट ऑन ऑल दीज 3 बैंक्स, जो बड़े बैंक्स है। सरकारी बैंक्स में हमको SBI और कैनरा बैंक पसंद है, और प्राइवेट में ICICI, एक्सिस बैंक। ये बैंक्स में सबसे अच्छी बात है कि बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और ग्रोथ पोटेंशियल के लिए इनको कोई फ्रेश डाइल्यूशन करना नहीं है। तो कैपिटल एडिक्वेसी भी अच्छी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मौके अगर आपको मिलते हैं बाजार में, अगर थोड़ा सा भी करेक्शन इनमें दिखता है, तो खरीदने के मौके समझ के इनको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। देखिए मानसी, मुझे लग रहा है कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में फार्मा एक अच्छा डिफेंसिव प्ले साबित हो सकता है। और आपने सही कहा कि फार्मा में काफी हद तक वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से अगर ऑरोबिंदो फार्मा की बात करें, सन फार्मा, मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं US मार्केट्स में। इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है, और हाल ही में कोई US FDA इश्यूज भी नहीं आए हैं। अगर सन फार्मा की स्पेसिफिकली बात करें, तो इनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है, वहां पे हमको लग रहा है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए अभी भी काफी स्कोप है। तो फार्मा डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मार्केट जब तक 17,200 17,300 का लेवल निकालता नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्लगिशनेस रहेगी। और अभी तो ग्लोबल हेडविंड्स के बाद जो नतीजों का सीजन होगा फोर्थ क्वार्टर का, वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से तब स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्टिविटी ज्यादा चलेगी। तो आई थिंक इंडेक्स में ज्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए, और क्लियरली फार्मा अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये सही मौका रहेगा अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि अगले 6-12 महीने में डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ के लिए अच्छी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। मैं बिल्कुल
कहते हैं, मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि देखिए ये जो भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हुआ, इसमें अंबुजा और एसीसी ये एक ऐसी कंपनीज थी जो ग्रुप ने खरीदी थी। मेरे ख्याल से देखिए सीमेंट का अगर रियल ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी कहे तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मार्च क्वार्टर आने की अच्छी उम्मीद है। नंबर्स दिसंबर क्वार्टर से तो अच्छे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा पुश गवर्नमेंट भी कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा पहले सीमेंट कंपनीज के ऊपर आएगा, क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है और इनके लिए ज्योग्राफिकली जो मार्केट्स में ये काम करते हैं बहुत ही प्रीमियम मार्केट्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट तो है ही, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट इन इन्वेस्टर्स के साथ अगर ये करते हैं और थोड़ा सा इनके परफॉर्मेंस और आगे की ग्रोथ कमेंट्री के ऊपर इनको थोड़ी सी कमेंट्री मिलती है तो डेफिनेटली ये बात मार्केट्स को पसंद आएगी। डेफिनेटली ये भी बातें हो रही है कि शायद थोड़ा सा स्टेक सेल की भी बातें हो रही है अंबुजा सीमेंट्स में। तो अगर ऐसे कुछ बातें फ्रक्टिफाई होती है तो इससे कोई डाउट नहीं कि करंट लेवल से आपको काफी कंफर्ट मिलना चाहिए। यहाँ से एक अच्छी री रेटिंग आपको मिलेगी, प्रोवाइडेड वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट्स में हो, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट्स लुक्स वेरी वेल, अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है। और रही बात अडानी पोर्ट के सारे शेयर्स में, मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स एक ऐसा विकल्प है जो ऊपरी लेवल से काफी टूटा है। यहाँ पे वारबर्ग फिंकर्स जैसे बड़े पी फंड्स ने भी इन्वेस्ट किया था। तो मुझे लग रहा है कि जिनका लंबा नजरिया है, अडानी पोर्ट्स में भी डेफिनेटली एक पोजीशन आप बना सकते हो, क्योंकि पोर्ट का बिजनेस एक अच्छा कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है। ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 35 पोर्ट्स इनके अंडर है और ये एक तरीके से का मोनोपोली बिजनेस बना है। तो आई थिंक अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स ये दोनों स्टॉक्स में आपको अगर लंबी नजरिया से खरीदने का है तो मौका काफी अच्छा है। थोड़ा सा टाइम और पेशेंस यहाँ पे प्ले आउट करना काफी जरूरी रहेगा।